नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कैंसर से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि कैंसर होता क्यों है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैंसर की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आखिर होती क्यों है। कैंसर का सटीक कारण तो अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु हम यह जरूर जानते हैं कि क्या-क्या चीजें, क्या-क्या परिस्थितियां इसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं। इन परिस्थितियों को पहचान लेने से हम इसके रिस्क फैक्टर्स को पहचान पाते हैं और एक बार जब हमें रिस्क फैक्टर पता लग जाते हैं, तो फिर उनसे बचा भी जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी रोकथाम भी कुछ हद तक संभव हो जाती है। एक ऐसा रिस्क है जो सब लोग समझते हैं, स्वीकार करते हैं, और वो है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण जो हमारे जीन्स में चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको बहुत तेजी से पहचाना जा रहा है और इनमें से कुछ को उपचार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे पारिवारिक कारण हैं, जो आनुवंशिक कारण हैं, हम उनकी चर्चा एक अलग वीडियो में विस्तार से करेंगे। आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनसे बचा जा सकता है, जो प्रिवेंटेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंसर विस्तृत रूप में यदि देखें, विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्यों होता है। तो यदि हम एक बार ब्रॉड व्यू, विस्तृत परिप्रेक्ष्य रखें तो हम ये समझ पाते हैं कि एक ही जगह पर यदि बार बार किसी भी कारण से चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वो धीरे धीरे आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है। यह इंजरी, यह जो चोट है, यह तंबाकू के कारण बनने वाले जख्म से भी हो सकती है। ये धूम्रपान के धुएं के कारण भी हो सकती है। कभी कभी यदि कहीं पर कोई इंजरी किसी चीज से होती है, वो भी बार बार होती रहे, लंबे समय तक रहे, तो उसको कैंसर का रूप लेते देखा गया है। कुछ कैंसर तो ऐसे हैं जो पुरानी चोटों के घाव पर ही पैदा होते हैं। आज हम यह चर्चा करने का प्रयास करेंगे एक एक अंग और अंगतंत्र के हिसाब से कि उनके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, जिससे कि हम इनको या तो अवॉइड कर सकें, इनसे बच सकें, या इनसे जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमारा इनसे रिएक्शन है, उसको हम लोग कम से कम कर सकें। सबसे पहले हम लोग सिर तथा गर्दन, हेड एंड नेक के कैंसर की चर्चा करेंगे। क्या इस तस्वीर को देखकर आपको डर लग रहा है? मुझे तो बहुत लगता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें यह समझना होगा, कृपया सुने कि ये क्यों होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है। धूम्रपान, तंबाकू चबाना, जो देश के कुछ भागों में जहां धूम्रपान कम किया जाता है लेकिन तंबाकू चबाया बहुत जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह के इलाकों में यह हेड एंड नेक के कैंसर बहुत कॉमन है। कुछ मामलों में एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन को भी इस कैंसर के साथ देखा गया है। कुछ मामलों में यदि कोई दांत ऐसा है जो शार्प है, टूटकर पैना हो गया है और वो एक ही जगह पर बार बार घाव किए जा रहा है, तो कुछ मामलों में लंबे समय के बाद उसमें भी कैंसर के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अगला जो अंग कैंसर से प्रभावित होता है वो है आहार नली, खाने का पाइप, फूड पाइप। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है वो फिर से धूम्रपान है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो उन लोगों में होते हैं जिनमें एसिडिटी बहुत होती है, पेट के अंदर तेजाब बहुत बनता है। ये जो तेजाब के साथ जुड़े हुए कैंसर होते हैं, ये आहार नली के निचले पार्ट में पाए जाते हैं, निचले भाग में पाए जाते हैं, और ये लंबे समय तक, जो हमारी भाषा में उसको रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब कि जो पेट के अंदर का एसिड है वो हमारे फूड पाइप के लोअर पार्ट के निचले भाग के संपर्क में आता है और वहां पर हल्के हल्के जख्म बनाता रहता है, और ये जख्म लंबे समय तक रहने के बाद में कैंसर का रूप ले सकते हैं। शराब पेट के अंदर अल्सर को और एसिड को बढ़ावा देती है और इस प्रकार यह इस रिफ्लक्स को बढ़ावा देकर आहार नली के कैंसर का कारण बन सकती है। जो हमारी खाने की थैली होती है, जिसे स्टमक कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे खाए हुए भोजन को स्टोर किया जाता है और वहां पर उसको डाइजेशन का जो पाचन का सबसे पहला पार्ट है वही होता है, उसके अंदर भी धूम्रपान का कारण एक कैंसर का रूप ले सकता है। धूम्रपान कैंसर का कारण है। लंबे समय तक बने हुए अल्सर इसका कारण हो सकते हैं। कुछ भागों में बहुत तेज मसाले खाने के कारण, बहुत तेज मसाले वाला भोजन करने के कारण बार बार अल्सर बनते रहते हैं और ये अल्सर कैंसर का रूप ले लेते हैं। जो अल्कोहल होता है, शराब होती है, वह पेट में एक अल्सर करती है और ये अल्सर या तो कैंसर का कारण बन सकते हैं या ये बने हुए कैंसर की बढ़ोतरी को तेज कर सकते हैं। काफी बार बहुत नमकीन खाने को भी इसका कारण माना गया है। जो एच पाइलोराई बैक्टीरिया है, उसका जो इन्फेक्शन है, वह कई बार यहां पर अल्सर कर देता है और इस अल्सर के कारण को, इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स द्वारा, दवाई द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके बाद, खाने की थैली के बाद हम आते हैं आंतों पर।
आंतों के कैंसर का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है भोजन में फाइबर की पर्याप्त मात्रा न होना। जो ज़्यादातर मैदा या दूसरे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो न सिर्फ कैंसर बल्कि और बहुत सारी बीमारियों के शिकंजे में फंस सकते हैं। यदि किसी भी भोजन में मांसाहार की मात्रा बहुत अधिक है, तो यह बड़ी आंत का एक स्पष्ट कैंसर का कारण है। तो मांसाहार की बहुत अधिक मात्रा से बचना चाहिए। इसके बाद हम आएंगे एक ऐसे कैंसर पे जो हमारे देश में बहुत कॉमन होता है, दुनिया के दूसरे भागों में इतना नहीं मिलता है। वो है पित्त की थैली, पित्ताशय का कैंसर। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में यह कैंसर बहुत आम है और दुर्भाग्य से इसके उपचार के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके साथ जो चीज सबसे ज्यादा जुड़ी हुई देखी गई है वो है पित्त की थैली की पथरी। पित्त की थैली की पथरियों के साथ जो हमारे पित्त की थैली का कैंसर है वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ देखा गया है। तो इसलिए यदि किसी के पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त की थैली को निकलवा देना ही उत्तम है। और खास तौर पे यह उन लोग इलाकों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ पर कि इस बीमारी की जो तादाद है, जो इसके प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है। जो पित्त की थैली को निकालने का ऑपरेशन है, ये बड़ा सरल ऑपरेशन है, बहुत महंगा भी नहीं है और ये आम तौर पर सामान्य तौर पर छोटे-छोटे जगहों पर भी किया जाता है। लेकिन यदि किसी को पित्त की थैली का कैंसर अपनी चपेट में ले लेता है, तो वह इंसान के शरीर में हो सकने वाले सबसे खतरनाक कैंसर्स में से एक है। पित्त की थैली के पास ही लिवर होता है। पहले कहते थे लिवर का मतलब जिससे लोग जीवित रहते हैं, लिवर यानी लिव लाइफ। अब जब लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं या जिनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके अंदर ये शराब और हेपेटाइटिस बी और सी लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद नुकसान के बाद जो नई कोशिकाएं पैदा होती हैं, वो रीजेनरेटिव नोड्यूल्स कहलाते हैं, जो कि इस स्केच में फिर से दिख रहा है कि किस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और वो गांठ का रूप ले लेती हैं। इसको सिरोसिस कहते हैं और यह सिरोसिस आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है। इन कारणों में से हेपेटाइटिस का उपचार दवाइयों द्वारा किया जा सकता है, हेपेटाइटिस से वैक्सीन द्वारा बचा जा सकता है और शराब से तो बचा ही जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं गुर्दा और मूत्राशय यानी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स पर। ये कैंसर भी तंबाकू से रिलेटेड हैं, धूम्रपान से रिलेटेड हैं। जो हमारी किडनी में और पेशाब की थैली में और पेशाब की नली में पथरियाँ होती हैं, वो भी लंबे समय तक पड़े रहने के बाद कुछ विशेष प्रकार के कैंसर्स का रूप ले सकती हैं। तो वापस हम उसी बात पर आते हैं कि बार-बार होने वाली इंजरी, मोटापा और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये भी कैंसर के रोगियों में, किडनी के कैंसर के रोगियों में ज़्यादा देखे गए हैं। तो ये भी एक एसोसिएटेड फैक्टर है। अब हम आते हैं फेफड़ों के कैंसर पर। फेफड़े का कैंसर और धूम्रपान, इनके बीच का जो रिश्ता है, जो एसोसिएशन है, वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। कैंसर धूम्रपान ना करने वालों में भी होता है, लेकिन वो अलग तरह का होता है। जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो व्यापक कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और जो सबसे खतरनाक फेफड़े का कैंसर है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये दोनों धूम्रपान करने वालों में पाए जाते हैं। जो हमारी महिलाओं में स्तन का कैंसर होता है, ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है और इसके बारे में हमारी समझ बाकी कैंसर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसमें कुछ आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तन होते हैं जिनको अब समझा जा रहा है और इनमें से कुछ के उपचार का भी प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसा कैंसर है, स्तन कैंसर, जो कि हार्मोन से जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी महिला के जीवन में हार्मोन्स ज़्यादा लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, तो उसके अंदर स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब हार्मोन्स ज़्यादा कैसे एक्टिव रहेंगे? जिन बालिकाओं में, जिन लड़कियों में जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स हैं, वो कम उम्र में शुरू हो जाते हैं या बाद में बहुत अधिक आयु तक चलते रहते हैं, उनके अंदर हार्मोन का एक्सपोज़र, हार्मोन की अवधि ज़्यादा होने के कारण कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं को 48, 50, 52 साल की उम्र तक भी मासिक धर्म होते देखा गया है। तो ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनमें खतरा सामान्य जो पॉपुलेशन है उसके अपेक्षा अधिक हो सकता है। इसके अलावा मोटापा भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे बहुत अधिक आयु में होते हैं, जो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं या स्तनपान बहुत कम समय के लिए कराती हैं, उनके अंदर स्तन कैंसर का खतरा सामान्य महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक वाक्य में यदि कहूँ तो जिस काम के लिए प्रभु ने इस अंग को बनाया था, यदि उस काम को न किया जाए, इससे वो काम न लिया जाए, तो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम अगले कैंसर पे आते हैं जो हमारे भारत देश में बहुत व्यापक है। वो है जो हमारा गर्भाशय, जो यूट्रस होता है, उसका नीचे का भाग, जिसे सर्विक्स कहते हैं। स्तन कैंसर के विपरीत यह कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनके परिवार बहुत लंबे हैं और जिनमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है।
इसके अंदर हेड एंड नेक कैंसर की तरह जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचने के लिए और इसका उपचार करने के लिए साफ सफाई की, पर्सनल हाइजीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्ता है। पर्सनल हाइजीन से इससे बचा भी जा सकता है और इसका उपचार भी किया जा सकता है। कुछ कैंसर जैसे हड्डियों के कैंसर या ब्रेन में होने वाले कैंसर, इनके बारे में अभी बहुत स्पष्ट ज्ञात नहीं है कि ये किस कारण से होते हैं। एक जो फैक्टर है जिसके बारे में अभी अध्ययन किया जा रहा है, वो ये है कि जब कान पर मोबाइल फ़ोन लगाकर बहुत लंबे समय तक बात की जाती है, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा बात की जाती है, तो उस समय हमारे कान का और अंदर ब्रेन का टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इसको रिस्क फैक्टर मानकर इसके बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं, परंतु अभी आज यह सिर्फ़ एक परिकल्पना है और इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब यदि हम इस पूरी की पूरी लिस्ट को जो हमने अभी चर्चा की एक बार दोबारा से देखें, तो हम ये देखेंगे कि धूम्रपान, तंबाकू चबाना, शराब, मोटापा, ये एक से अधिक कैंसर्स के कारण हैं। तो यदि इनसे बचा जाए तो हम कई सारे कैंसर से बच सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सिर्फ अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा परिवर्तित करना होगा। एक बड़े दुःख की बात ये है, बड़ी दुखद बात है, जब जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो धूम्रपान को कूल समझते हैं, फैशनेबल समझते हैं। तो ये कूल नहीं है, ये फैशनेबल नहीं है। अभिभावकों को इस बारे में अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए। जो स्कूल हैं, उनके आस-पास और जो नाबालिग हैं, अवयस्क हैं, उनको धूम्रपान से संबंधित तंबाकू के जो उत्पाद हैं, उनके बेचने पर सरकार की तरफ से पाबंदियाँ हैं। पर ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ़ इन पाबंदियों से काम नहीं चल रहा है। तो हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, वो धूम्रपान से और तंबाकू से बचे। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी व्यक्ति के जो आजीविका का साधन है, जो ऑक्यूपेशन है, उससे जुड़े हुए हैं। जैसे एक पदार्थ होता है एस्बेस्टस, जो बड़े विशेष प्रकार का कैंसर करता है यदि उससे बड़े लंबे समय तक एक्सपोज़र रहे। एस्बेस्टस की चादरें बनती हैं, एस्बेस्टस जो फाइटर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, वो उसका प्रयोग आग से बचने के लिए करते हैं। और एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बड़ी प्रसिद्ध है, वो अपने बेबी पाउडर के अंदर एस्बेस्टस होने के कारण बहुत बदनाम हो गई, क्योंकि उस बेबी पाउडर में एस्बेस्टस था। कुछ ऐसे जो ऑक्यूपेशंस हैं, ऐसे कुछ पेशे हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन है, जैसे कि ईंट भट्टे में काम करने वाले मज़दूर हैं, जिनको धुएँ का जो थोड़ा-सा एक्सपोज़र है वो ज़्यादा होता है। इसके कारण इनका रिस्क बढ़ सकता है। परंतु इस रिस्क को हम लोग कुछ सावधानियाँ लेकर, कुछ सुरक्षित उपाय करके, सुरक्षा के उपाय करके इनसे बच सकते हैं। एक साधारण सा मास्क, जिसको अब कोविड के कारण सारी दुनिया पहचानने लगी है, वो हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है, बहुत सारी चीज़ों का रिस्क कम कर सकता है। तो अंत में हम ये समझेंगे कि सादा जीवन और जो हमारा अस्वस्थ भोजन है, उससे बच के हम लोग इस बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। धन्यवाद।